गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो कि हमारा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह है हमारा क्लास 9 साइंस के फिजिक्स का चौथा चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ये आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसीलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर में सबसे पहले आप जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछेगा कि वर्क किसको कहते हैं, वर्क होता क्या है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग क्या लिखिएगा, वर्क का। वर्क किसको कहते हैं ये सबसे पहले पूछ देगा। तो वर्क किसको कहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी आगे चला जाए, आगे डिस्प्लेस कर जाए, तो हम लोग उसको वर्क कहेंगे। ठीक, यानी कि व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स देन इट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक, यानी ये हमारा अच्छा फोर्स के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है। फोर्स जो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमारा फोर्स होता है। ये आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं आप। और यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, वर्क। सिंपल सा दूसरा जो डेफिनेशन हमने आपको बताया वो क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी मूव कर जाएगा तो वो हमारा वर्क डन कहलाएगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when we apply a force on any object and it moves। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और मेरे फोर्स लगाने के कारण अगर वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा सा भी आगे चला गया, तब जाकर के हमारा वो वर्क डन कहलाएगा। ठीक, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स। ठीक, और इसका जो है हमारा डेफिनेशन से इसका एक और हमारा डेफिनेशन, ये फॉर्मूला से हमारा एक और डेफिनेशन हो जाता है। इसका और करके क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, इज कॉल्ड वर्क। हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमारा वर्क कहलाता है। तो हमारा फाइनली वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, तो हमारा वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फाइनली वर्क का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब चलिए, अब इसका जो है हम लोग एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये स्केलर है कि वेक्टर, ये सब चीज हम लोग समझते हैं पहले। तो इसको नोट करना है, तेजी से नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके आप इसको नोट पहले कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए ध्यान से, हमारा क्या है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको पूछेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये फिजिकल क्वांटिटी में ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा करके पूछ देगा। तो आपको हम ट्रिक भी बताए थे, रूल्स भी सिखाए थे कि कैसे स्केलर क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। बेसिक क्लासेस में हमने ये भी सिखाया था आपको। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले ध्यान से एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो हम बताए थे आपको कि जितने भी स्केलर क्वांटिटी होंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी को प्लस सपोज कर लेंगे, मान लेंगे उसको प्लस है, और जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे तो वेक्टर को हम लोग माइनस मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है बट हम लोग मान लेते हैं। अभी आपको एक ट्रिक बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटी प्लस वेक्टर क्वांटिटी माइनस। अब चलिए फोर्स के बारे में पहले से जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमारा
टोटल लेंथ जितना होता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ का तो यहाँ डायरेक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दो वेक्टर का प्रोडक्ट, यानी सिंपल सा कीजिए, ये वेक्टर माइनस माने हैं तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है हमेशा प्लस, और प्लस किसको हमने माना तो स्केलर को, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा स्केलर हो जाएगा। ठीक, ये स्केलर हो जाएगा। और वैसे भी वर्क का कोई अपना डायरेक्शन होता नहीं है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, SCALAR, इट इज स्केलर क्वांटिटी। है स्केलर क्वांटिटी हो गया हमारा। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए ये तो माइनस वेक्टर, वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो गया, लेकिन किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट भी स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर को हमने प्लस माना है, प्लस इंटू प्लस तो हमेशा प्लस ही होता है। अब प्लस के साथ माइनस, यानी वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो चाहे स्केलर वेक्टर के साथ हो, तो वो हमेशा वेक्टर ही बनाएगा। और दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर बनाएगा, और दो स्केलर स्केलर ही मल्टीप्लाई होकर ये बनाएगा। ठीक, ये सब बताया जा चुका है पहले से ही। तो यहां पर ये हो गया हमारा। अब आपसे पूछेगा यहां पर कि इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका CGS यूनिट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, SI यूनिट की चर्चा करते हैं। SI यूनिट क्या होगा यहां पर, तो SI यूनिट हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। वर्क का हमारा क्या चीज, वर्क देखिए, वर्क को छोटा w से डिनोट करते हैं, और w बड़का w जो लिखते हैं बड़ा वाला w, इससे हम लोग वेट लिखते हैं। ठीक, वेट, बड़ा वाला W से हम लोग वेट को इंडिकेट करते हैं, और छोटा W से वर्क को इंडिकेट करते हैं। इसमें डिफरेंस जानिएगा। चलिए, वर्क बराबर हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से। तो ये हमारा क्या हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। N हमारा न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिए, ये मल्टीप्लाई ही है, पॉइंट डाल दिए हैं इसका मतलब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसी को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। इसी को जूल बोला जाता है, और कैपिटल J लिखा जाता है इसका सिंबल। ठीक, तो इसका ऐसा यूनिट आप जान गए, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसका CGS यूनिट जानते हैं, CGS यूनिट। तो इसका CGS यूनिट, तो फोर्स जो होता है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन, तो उसका CGS क्या होता है, डाइन होता है। ठीक, ये डाइन होता है। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन, तो CGS डाइन होता है। मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट, तो उसका CGS यूनिट क्या चीज हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अर्ग बोलते हैं, ERG लिखा जाता है, अर्ग। ठीक, डाइन इंटू सेंटीमीटर, अर्ग हमारा कहलाएगा ERG। तो ये हो गया ऐसा यूनिट, ये हो गया हमारा CGS यूनिट। उम्मीद है ये आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन सीधे बोल देगा, डिफाइन 1 जूल। क्या बोलेगा, 1 जूल को डिफाइन कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है इसका, तो ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है आंसर। आंसर में लिखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट मात्र 1 मीटर आगे चला जाए, 1 मीटर मूव कर जाए, 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और 1 मीटर आगे चला गया, तो उस अवस्था में, उस सिचुएशन में हमारा वर्क डन 1 जूल होगा। वर्क हमारा कितना हुआ, 1 जूल होगा। तो क्या लिखिएगा, व्हेन वी अप्लाई, when a force of 1 Newton is applied on any object या anybody and it moves 1 मीटर। ठीक, ये मीटर है, 1 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया और 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, 1 मीटर वो आगे चला गया। देन द वर्क डन इज 1 जूल। ठीक,
तो उस अवस्था में क्या हो गया हमारा, देन द वर्क डन इज 1 जूल, देन द वर्क डन इज 1 जूल, 1 जूल हमारा काम हो गया। ठीक, तो उस समय कितना कार्य हुआ, इस समय कितना वर्क हुआ, तो 1 जूल हमारा वर्क हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 1 जूल को डिफाइन करने पूछेगा तो क्या जवाब देना है, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे डिस्प्लेस हो गया तो उस सिचुएशन में वर्क डन हमारा 1 जूल होगा। तो इसका पूछे तो जवाब दे देना है। ठीक, इसको तेजी से नोट कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि जूल और अर्ग के बीच रिलेशन कितना है, या फिर दूसरे तरह से पूछ देगा कि 1 जूल में कुल कितना अर्ग होता है, ये निकालिए। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1 जूल में कितना अर्ग होता है इसको। अगर आपको फोटो इसका बनाना है, यहाँ पर ध्यान से फोटो बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। तो ये हमारा हो गया, ये कोई mkg का ऑब्जेक्ट था, mkg का ऑब्जेक्ट था, ए पर रखा हुआ है। अब इस पर हम लोग एक फोर्स लगा दिए, किधर, तो इधर फोर्स लगा दिए। तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, तो इधर ही होगा, इधर इसका एक्सेलरेशन हो गया, इधर मूव करने लगेगा। अब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ गया, मास तो कोई चेंज नहीं होगा, ये बी पर आ गया। ठीक, ए पर था, फोर्स लगा करके इधर एक्सेलरेशन हुआ, बी पर आ गया। तो यहां से लेकर के यहां तक जितना भी डिस्टेंस होगा ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये एस कहलाएगा। ठीक, तो ये वाला, और यहां से यहां तक आने में जितना हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना फोर्स लगाए और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड हमारा वर्क डन। ठीक, वो हमारा वर्क डन कहलाएगा। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं 1 जूल को 1 अर्ग, अर्ग में कितना होता है, अर्ग में वो 1 जूल, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन रहेगा, अब कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है कि कितना अर्ग हमारा हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, 1 जूल को इधर अर्ग में कन्वर्ट करना है, कितना होगा ये हमको नहीं पता है। 1 जूल कितना अर्ग हमारा होगा वो हमको पूछ रहा है कि कितना अर्ग होगा। अब यहां समझिएगा 1 जूल कहां से आया, देखिए वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हमारा जूल हो गया इसका यूनिट, और इसका न्यूटन इनटू इसका मीटर हो गया। ठीक, तो न्यूटन इनटू मीटर ही ना मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट दिया, क्या चीज, जूल दिया रिजल्ट। तो हम लोग 1 जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जूल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, 1 न्यूटन का फोर्स लगा और 1 मीटर डिस्प्लेस किया, तभी तो हमारा वर्क डन 1 जूल हुआ ना, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, 1 मीटर आगे चला गया, डिस्प्लेस कर गया, तो 1 जूल हमारा काम हो गया। ठीक, अब चलिए इससे हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमको अर्ग में कन्वर्ट करना है। और अर्ग का क्या होता है, यहां ध्यान से समझिएगा, ये एक सीजीएस यूनिट है। तो इसका सीजीएस होता है हमारा क्या चीज, इसका, तो इसका सीजीएस हमारा हो जाता है अर्ग, और ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन का डाइन सीजीएस में, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है डाइन इनटू सेंटीमीटर में, इतना डाइन इनटू सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है। अब चलिए ध्यान से समझिएगा नीचे क्या लिखते हैं। आपको पता है, इतना आपको पता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये आपको पता है, क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। कैसे होता है, तो न्यूटन कहां से आया, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का इन फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है केजी का, और केजी इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का होता है। केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 से। तो सीजीएस क्या चीज होता है, इसका मास, ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और हमको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो डाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको करना होगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम को कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में 1000 से गुना, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 से। तो 3 और 2 कितना हो गया टोटल, 10⁵ डाइन, ये हो जाता है 10⁵ डाइन। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो गया। तो 1 न्यूटन में हमारा हो गया 10⁵ डाइन इंटू
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बन गया लास्टली कन्वर्ट हो गया हमारा। तो दोनों को देखिए 10⁵ डाइन हो गया ये हमारा, और 10⁻² सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हैं 10/2, बस ये लिख देंगे 10⁻²। ठीक, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, दोनों को ऐड कर देंगे, बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर ऐड हो जाएगा। 10⁻7 डाइन इंटू क्या हो गया सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर हमारा हो गया। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर हम लोग अर्ग बोलते हैं। तो क्या हो गया फाइनली 10⁻7 अर्ग। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, ये लिख लीजिएगा, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, इतना तेजी से नोट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करना है, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर रिप्लाई देंगे हम। ठीक, आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिए कि सर यहां पर नहीं समझे, वो चीज हम फिर से आपको रिपीट बता देंगे। चलिए अब जो है हमारा यहाँ पर अगला जो चीज है, 1 2 3 नोट लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, सबसे पहला चीज, सबसे पहले आप लोग नोट में लिखिए कि अगर हमको केजी में दिया हुआ है किलोग्राम में, उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक, ग्राम में, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा, अगर हमको ग्राम में ही दे दिया, ठीक, ग्राम में दे दिया, उसको हमको कन्वर्ट करना है केजी में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, 1000 से उसको डिवाइड, ग्राम में जो भी चीज दिया हुआ है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ केजी से ग्राम में जाने के लिए सपोज कीजिए 5 केजी दिया हुआ है, उसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तीसरा, अगर आपको जूल दिया हुआ हो, जूल, ठीक, तो जूल से अर्ग में, यहाँ पर जूल से आपको अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए पूछ दिया, तो जूल से अर्ग में जितना भी जूल दिया उससे कोई मतलब नहीं है। जूल से अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आपको 10⁻7 से अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, और यदि आपको अर्ग दिया हुआ है, अर्ग से आपको जूल में कन्वर्ट करना है, अर्ग से आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, अर्ग से जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या चीज करेंगे, डिवाइड करेंगे 10⁻7 से, या फिर इसी को दूसरे भाषा में क्या लिख दिया जाता है, इसी को दूसरे भाषा में लिख दिया जाता है कि मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻−7 से, तो बात बराबर ही हुई, ठीक, क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा, इनवर्स लेंगे, पावर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 नोट था, ये चारों नोट लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको आसानी होगा, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये सब जरूरी पड़ता है। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक पूछेगा कि वर्क डन इन केस ऑफ हाइट। ये तो सरफेस पर वर्क डन है, धरती पर अगर आप किसी को भी धक्का मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, या फिर कोई सामान को इधर उधर करते हैं, तो कितना वर्क डन हुआ। लेकिन अगर हाइट के केस में अगर बातचीत करेगा, तो हाइट के केस में क्या कीजिएगा, तो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा वर्क डन इन केस ऑफ हाइट। वर्क डन इन केस ऑफ हाइट, वर्क डन इन केस ऑफ हाइट। पहले फोटो बनाकर आपको समझाते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आया था। तो हम लोग को क्या पता है, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं क्या। चलिए हम लोग जानते हैं ये चीज कि वर्क जो होता है वो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इतना चीज हमको पता है पहले से ही। और फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को
फोर्स का बदला होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन याद होगा। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम ए लिख सकते हैं। ये हो गया, तो ये भी हमारा सही है। फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक, अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये केस तो उस अवस्था में होगा जब सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है। कैसे, तो यहाँ देखिए, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर mkg का कोई ऑब्जेक्ट था, ए पर था, ए पोजीशन पर था। इस पर हमने इधर से फोर्स लगा दिया। ठीक, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए तो इधर एक्सेलरेट करने, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उधर ही मूव करेगा, तो इधर एक्सेलरेशन शुरू हो गया, आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब ये जाकर के यहाँ पर रुका, मास तो उतना ही रह जाएगा, m बी पर जाकर के रुक गया। ठीक, बी पर जाकर रुका, तो इस जगह से लेकर के इतना दूर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये s हो जाएगा। तो ये केस हो गया हमारा सरफेस पर, धरती पर होगा तब। लेकिन अगर यहाँ पर समझिए, लेकिन दूसरा फोटो में यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट mkg का था, ये ए पोजीशन पर था, ये हमारा सरफेस है, और अब इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया गया, mkg का ऑब्जेक्ट अब ये आ गया हमारा बी पोजीशन पर। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ इतना हाइट तो आगे चल गया ना, ये हमारा हाइट हो गया, हाइट इसको हम लोग h मानते हैं। ठीक, हाइट h हम लोग ले लिए, तो h हाइट तक ऊपर चला गया, a पर था, और a से हम लोग क्या किए, फेंक करके उसको b पर भेज दिए, h हाइट पर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस केस में इस a से b तक फेंकने में, यहाँ से a से b तक जाने में हमको कितना काम करना पड़ा, तो वो हम निकालेंगे अभी, कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन केस ऑफ हाइट वही टॉपिक है। ठीक, तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ हाइट, इन केस ऑफ हाइट। तो हाइट के केस में क्या होगा, तो भैया आपको पढ़ाए हुए थे कि हाइट के केस में क्या होता है, वर्क बराबर यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, एम ए इंटू एस, यानी एम ए एस होता है। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स के बदला लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको हम बताए थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर से जब नीचे आता है, चाहे नीचे से ऊपर जाता है, तो वहां पर हमारा ये छोटका वाला ये काम नहीं करता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। ये एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी में, छोटका जी जो लिखे थे ये वाला जी, छोटा जी में कन्वर्ट हो जाता है, याद है ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट याद रखिएगा, 9.8 मीटर का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बड़ा वाला जी का वैल्यू कितना होता था बताए थे, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये किताब में नहीं दिया रहता ये दोनों वैल्यू, या फिर क्वेश्चन में आपको नहीं, मतलब किताब में लिखा हुआ होगा चैप्टर में, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता ये वैल्यू, ये कहने का मतलब है। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। तो हमारा ये जो ए है, हमारा ये वाला ए, हाइट के केस में हमारा क्या हो जाता है, ये वर्क बराबर इन केस ऑफ हाइट, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, एम जी इंटू एस, एम जी एस भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये एम जी एस बन जाता है, क्या हो जाता है, mgs बन जाता है। तो हमारा ये फार्मूला हो गया, ये a क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, g में कन्वर्ट हो गया, यानी सिंपल एक्सेलरेशन जो था अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो हमारा वर्क डन इन केस ऑफ हाइट क्या हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट जो था हमारा, यहाँ पर क्या हो गया, वही दूरी क्या कहलाएगा, हाइट। किसी ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर हमने फेंका या कितना ऊपर से नीचे गिरा, तो ये हमारा हाइट ही ना मेजर करेगा। तो ये s क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, h। तो हमारा फाइनल वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में, जब हमारा हाइट के केस में, तो mgh, वर्क डन इन केस ऑफ हाइट, mgh इसका फॉर्मूला हो जाता है। हाइट हो जाएगा h, g हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m हो जाएगा मास। तो यहाँ पर ये फोटो बना लीजिए और लिख लीजिए ये सारा चीज, और यहाँ पर लिख देते हैं, ये फोटो तो भी बना लेना है बिल्कुल, इसके साथ, इसके सामने इसका, इसके सामने इसका, हाइट के सामने हाइट वाला का फोटो, ठीक, और ये सरफेस वाला है। चलिए, तो अब इसका हम इस फॉर्मूला में कौन क्या है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए क्या था यहाँ पर, हेयर, W तो हमारा वर्क हो गया, M क्या हो गया हमारा, तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, जी क्या हो गया हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इस जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाता है। इसी को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन से बच जाए। और एच हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हाइट हो गया, एच हमारा हाइट हो गया। अब इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुरंत कर लेते हैं। चलिए इस पर न्यूमेरिकल एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन टू मूव an object of mass 10 kg at height to height 5 मीटर, 5 मीटर। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, 5 मीटर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और उसका हाइट कितना, ऊपर कितना फेंकना है, उसको कहां तक उठाना है, तो 5 मीटर के हाइट तक उठाना है। तो आपको वर्क कितना करेगा, वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोककर सॉल्व कीजिए, हम तब तक सॉल्व करते हैं इधर आपको, ठीक। फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, तो चलिए सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोककर सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर देखिए। इसका जो होता है हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, mgh इन केस ऑफ हाइट, हाइट के केस में mgh हमारा फॉर्मूला हो गया। तो वर्क हमारा कितना, यहाँ पर वर्क बराबर mgh, मास कितना दे दिया, तो मास हमारा दे दिया 10 kg, ठीक। 10 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम 9.8 ही ले रहे हैं अभी, पूरा जो एग्जैक्ट वैल्यू वही ले रहे हैं, ठीक। हाइट कितना दे दिया, तो 5 मीटर दे दिया। तो ये देखिए ये डेसिमल नीचे से उड़ेगा, ऊपर से ऐसे करके 1 0 कट गया यहाँ। अब कितना हो गया, तो सिंपल सा ये 98 इंटू 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 49, इतना ही ना आएगा, ठीक है। और वर्क का क्या फॉर्मूला यूनिट होता है, तो जूल, तो जूल लगा देंगे, यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये हमारा जूल हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन तेजी से कीजिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फाइंड द वर्क डन टू मूव, अच्छा इसमें वर्क डन हम दे ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन ही निकालते हैं हम लोग, इसका आपको निकालना है हाइट, ठीक, चाहे मास निकालनी है। फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट for which 50 joule work done to move at height 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको 2 सेंटीमीटर ऊपर खींचना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर हाइट तक ले जाना है, जिसके लिए हमको 50 जूल वर्क करना पड़ा, 50 जूल काम करना पड़ा। तो बताइए भैया कि उसका मास कितना होगा, ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। तो तेजी से इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए आराम से, क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो वर्क हमारा कितना होता है, mgh हमारा होता है वर्क का फॉर्मूला, ठीक, यही होता है, mgh हमारा फॉर्मूला होता है। तो वर्क हमारा कितना दे दिया, तो 50 जूल दे रखा है। m हमारा कितना है, तो m हमको निकालना है, नहीं पता है तो m को m छोड़ दीजिए। g का वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 होता है। यूनिट एक के लास्ट में लिखना है, बीच में नहीं लिखिएगा, ठीक। h हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक चीज ध्यान रखना है कि सारे जितने के जितने भी उसमें क्वांटिटीज आ रहे हैं सबके सेम
यूनिट होने चाहिए, या तो सब एसआई यूनिट में होना चाहिए या फिर सीजीएस में ही होना चाहिए। अब देखिए ये एसआई में है, ये भी अभी निकालेंगे तो एसआई में आराम से, इसका भी तो पता ही नहीं है, ठीक। ये भी हमारा एसआई यूनिट में ही है, तो सारा एसआई यूनिट में है तो इसको भी, लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर सीजीएस में है। तो क्या बताए थे मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना। तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड किए, चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 10। अब हो गया ये कितना, इसको तेजी से सॉल्व कीजिए, आ जाएगा हमारा मास। समझ में आ रहा है ना, हमारा मास हमारा निकालना है। मास को छोड़कर सारे चीज को इधर ले आइए, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये वाला नीचा वाला जो है, नीचे वाला इधर आ जाएगा, डिवाइड में है तो अभी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 50 × 5 × 100 इज इक्वल टू मास इंटू 98, ऐसा बचा। तो हमारा सिर्फ मास बराबर क्या हो जाएगा, 50 × 5 × 100 डिवाइडेड बाय 98। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आसानी से बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम 10 लेकर के मल्टीप्लाई करते, 10 लेकर के अगर हम लोग चलते यहाँ पर, तो बड़ा आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाता, थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता। 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के चले। अगर जो बच्चा 10 लेकर के चले होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 10 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, और इधर एक डेसिमल भी तो ऊपर से नहीं आएगा, तब हमारा ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 भी नहीं आएगा नीचे में। तो आसानी से बन जाएगा हमारा सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए 9.8 लेकर चले हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, तो ये कितना बार में 49 हो गया, ये 25 हो गया। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 125 00 डिवाइडेड बाय 49 इतना। और मास हमारा है तो केजी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, सॉल्व करके डेसिमल में आएगा, क्योंकि डिजिट हमने सेट करके तो दिया नहीं था, तो कुछ भी वैल्यू निकल गया आराम से, ठीक। इसको ध्यान से समझ गए। इसको अगर कोई बच्चा 10 लेकर के बनाया होगा तो उसका कितना, उसका आ गया होगा आसानी से आंसर। देखिए कैसे आ गया होगा, 50 = m × 10 × 2/100 कितना आ गया होगा। तो ये 0 कट गया, तो हमारा कितना हो गया, तो 50 × 10 = 2m हमारा होता, तो हमको निकालना था मास। तो क्या हो जाता 50 × 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कट जाता 2 से 5, तो 250 kg, 250 kg, 250 kg उसका आंसर निकल जाता अगर हम 10 लेकर के। तो इसीलिए बताए कि 9.8 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लिख देते हैं, 10 लेकर के ही चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा लंबा नहीं चले, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो जाए, इसलिए आसानी से हमारा आंसर आ जाए, ठीक। तो आप लोग जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा कि 9.8 ही लेना है तो 10 ही लेकर के चलिएगा, ताकि आपको गलती होने का चांस नहीं रहे, ज्यादा कैलकुलेटिव लेंदी भी नहीं बने, और आसानी से आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद है बढ़िया से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ तक फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा खुद से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे आगे, इसके आगे का टॉपिक क्या होता है, कब होता है, जब देखिए जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में था तो आराम से निकाल लिए, लेकिन इसी का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, फोर्स, जैसे कि आप लोग कोई बच्चा को देखते होंगे खिलौना घुरकाते हुए, गाड़ी जो होती है गाड़ी में धागा बांध देता है, बच्चा घुरकाते रहता है, तो वो तो फोर्स लगा रहा है अपनी ओर ऊपर की तरफ, लेकिन गाड़ी जमीन पर चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि इस टाइप का हो जाता है हमारा, क्या होता है, तो फोर्स तो बच्चा इधर लगा रहा है लेकिन गाड़ी जमीन पर चल रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपको पता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी करने के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन करना पड़ेगा। तो इसको फोर्स को भी इधर लाना पड़ेगा, इस लाइन में ही लाना पड़ेगा फोर्स को भी, तब हमारा होगा। तो वो कैसे करेंगे ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।